हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामृत अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपीएसआई के लिए चैप्टर वाइज मैथ्स पढ़ाने के बाद आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो आज हम लेकर आ गए हैं और आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि देखिए पाई चार्ट का ही है, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंट आईटी एवं सीएससी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बता रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 14,400 हैं। अपने आप में कोई संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो मैं कहूँगा कि जो 100% की वैल्यू है ना, अब आप चाहो तो खटाक से सवाल लगा सकते हो, कैसे? 14,400 है 100% की वैल्यू। वो कह रहा है कि आईटी एवं सीएससी, तो आईटी के लिए 16 और सीएससी के लिए 19 है। इसका मतलब है कि आपसे जो पूछा गया है ना, वो 16 और 19 की वैल्यू पूछा गया। मतलब कि 16% आई कितना है, आई टी प्लस सी एस ई, तो 16 प्लस 19 तो 20 कितना हो जाएगा, 35% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहीं से मैं जब 35% की जब वैल्यू निकालूंगा ना बेटा, तो मैं कहूँगा कि 14,400 बटे 100 गुणे 35। कोई दिक्कत किसी को? आप कहेंगे नहीं सर, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा। 35 दुना 170, 70 दुना 140 के शून्य हासिल कितना आ जाएगा, 14। 140 10 50 4 54 के 4 हासिल 15। अब 35 से कम 35 और 15 कितना हो जाएगा, 50। तो आप कहेंगे सर कितनी वैल्यू आएगी, मतलब कि सीएस मतलब कि सिविल जो सीएस और आईटी में विद्यार्थियों की जो संख्या होगी 5040 होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये नहीं है, कह रहा है कि आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी कितना है, 16% है। कितना? 16%। इसका मतलब है 100% की वैल्यू कितना है, 14,400। 16% की वैल्यू निकालोगे, मतलब 1% की वैल्यू जो है वो 144 है। तो आप कहेंगे कि 144 गुणे 16% जब आप लिखेंगे ना, तो ऐसे कर देंगे। तो 16 चौको 64 के 4, मैं कहूँगा आंसर वही होगा जहाँ यूनिट 4 होगा। सबका है 4, सबका 4 है। 16 चौको 64 के 4 हासिल 6, और 16 चौको 64 और 6 70 के शून्य हासिल 7। 16 कम 16, 4 20 3 23। क्या 2304 कहीं है? आप कहेंगे यस सर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों का औसत वजन 53.25 किलोग्राम है और शेष 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 49.5 किलोग्राम है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमसे एवरेज पूछा है। एक तरफ 32 विद्यार्थी, एक तरफ 16 हैं, दोनों को मिलाया गया। तो जब मिलाया जाएगा तो इनके जो औसत वजन है उनके बीच की ही वैल्यू आएगी। मतलब 49.5 से बड़ी और 53.25 से छोटी आएगी। एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो 52 में कह दूंगा यही आंसर होगा। ऐसे सवालों को लगाया नहीं जाता है। आप एलिगेशन से लगा लो, डेविएशन से लगा लो, नॉर्मल मेथड से लगा दो, सबसे आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं डेविएशन लगा देता हूँ, तो 32 डेविएशन आसान बैठेगा यहाँ पे। 16 और ये कितना है, ये 53.25 है और 49.5 लिखा है। इनका रेशियो ले लेंगे, 2:1 के अनुपात में उनकी संख्या है। तो मैं कहूँगा कि ये, एक मिनट, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ आप। अरे भाई, इस 53.25 को मैं मतलब ऐसे नहीं लिख सकता मैं, क्या कि 49.5 प्लस कितना हो जाएगा, 3.75 है ना, क्योंकि 49 आधा 50, 3.75 हो गया। मतलब कहने का है कि ये 3.75 ज़्यादा है 2 में, तो ये क्या होगा, हमारा जो औसत है 49.5 तो होगा ही होगा, लेकिन 3.75 गुणे 2 में ज़्यादा है और बटेगा किस में, इन दोनों में, 2 1 3 में। तो 3 एकम 3, 3 दुना 6, 3 5 15। 1.25 गुणे 2 करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 49.5 प्लस 2.5, तो 49 एक क्या हो जाएगा, 50, 50 2 क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। करा कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, या 75 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है कि साधारण ब्याज पर है तो 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। मतलब अगर कोई धन 1 है वो 3 गुना होगा तो ब्याज कितना मिला, 2। इसका मतलब है कि 25 वर्ष में बेटा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 प्राप्त। आपको चाहिए कितना,
75 वर्ष में। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी 3 से करूंगा तो 25 तियां 75 वर्ष आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ब्याज मिलेगा। मतलब कोई प्रिंसिपल 1 था, अगर उस पर 6 रुपये ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब कि वो 7 गुना हो गया। कितना हो गया, गुना हो जाएगा। पूछा है कितनी गुना हो जाएगी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0.358585858 का भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई 0.3585858 डॉट 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 ऐसे लगा है, तो यहाँ पे 0.358 बार लगा हुआ है। इसको मुझे भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसा करते हैं तो जो यहाँ इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो मैं क्या कहूँगा कि 358 जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटा दो, और जिसके ऊपर बार लगा उन दोनों की वैल्यू 9 हो गई, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो कितना हो जाएगी, 385 बटे कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। सो ऑप्शन 385, अरे 58 नहीं, 58 है ना, तो 55 बनेगा। 85 में यहाँ के लिख दिया हूँ, उल्टा लिख गया था बेटा। 358 माइनस 3, तो 300 कितना हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 355 है कहीं क्या? आप कहेंगे यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, आप एक लाइन में लगाते चले जाओ बेटा कि 3600 लिखा है का 50% मतलब 1/2, 40% मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 30% मतलब 3/10, 20% मतलब 1/5। तो 2 पंचे 10 और ये 10, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और 36 दूना 72 या 36 या 108, 108 या 216 कितना बन जाएगा, 216 बटे कितना 5। तो मैं कहूँगा 5 चौक 20 और 5 नहीं 15, 5 दूना 10, 43.2 आंसर आएगा। ठीक है ना, 43.2 आंसर आएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चों को यहाँ तक। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 2300 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 230 है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो आप ब्याज दर आपसे पूछा, अगर आप रेट, अगर R% आपने ब्याज मान लिया, R% आपने ब्याज मान लिया, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा बेटा कि 230 रुपये। देखो पहले चलो ये समझाता हूँ कि अगर मान लिया यदि रेट R है, यदि R% की दर है, R% की क्या है, दर है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा आपको, 2 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो 2R हो जाएगा, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा कि 2R, R प्लस R 2R प्लस R² / 100 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इनका डिफरेंस लेंगे, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब डिफरेंस लेंगे तो 2R प्लस R² / 100 माइनस क्या हो जाएगा, 2R, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कहने का R² क्या हो जाएगा, 100 बनेगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि कोई जो प्रिंसिपल है ना, उनका अंतर कितना हुआ बताओ। तो आप यहीं पे लगा दीजिए, यहीं पे क्या करेंगे, और जो आएगा बेटा किस में आएगा, वो परसेंट में आएगा। तो यहीं पे कहूँगा कि 230 किसका है, वो 23,000 रुपये था ना, उसका इतना कॉमन डिफरेंस है किस दर से। तो आपने निकाल लिया कि R² / 100, R² क्या निकाला है, हाँ R² / 100, वो भी लिखा है क्या, परसेंट में। क्या है, परसेंट में, इतने परसेंट की दर से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 230 एक कम 230 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए इधर 1 बचा और यहाँ क्या हो गया, 100 हो गया। और जो ये R² / 100 लिखा है ना, और परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। R माना है मैंने, R% की दर से, तो ये इधर जाएगा। मतलब कहने का क्या होगा कि R² की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10% आ जाएगी। यही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, चाहते तो मैं एक लाइन से इसको लगा देता। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभागों के विद्यार्थियों का E&I विभाग के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कहाँ से आ गया,
हाँ ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा, वहाँ नहीं है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी विभाग में विद्यार्थियों का परसेंट दे रखा है आपने, है ना। ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ई एंड आई विभाग में, तो ई एंड आई ये है, तो एक्चुअल में हमें ई एंड आई जो है, यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड था बेटा, यहाँ पे भी आ गया है। ई एंड आई क्या है ज़रा देख लो। ई एंड आई जो है वो 10% है, ठीक है ना, यहाँ दे रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन आगे आ गया, सेम क्वेश्चन है। ई एंड आई जो है वो सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं बात करूँगा, तो क्या होगा कि ई एंड आई, तो आप मेरी बात देखें, ध्यान दीजिए, ई एंड आई के लिए कितना दिया है, हाँ ई एंड आई करा, ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से एक मिनट देख लेता हूँ बेटा, इसका डेटा क्या दे रखा है। ई एंड आई में, ई एंड आई में तो 10% है, 144, 10% मतलब 1440 हो जाएगा, ठीक है ना। ई एंड आई, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल, सिविल और सी एस ई एंड आई 16% है, तो 16 चौको 64 के साथ 4। बेटा यहाँ पे ना थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम है, मिसिंग है, क्योंकि आप देखिए कि आंसर जो लिखा सब जगह क्या है, उनकी जगह 8 है। तो मैं कहता हूँ कि टोटल जो संख्या है, करा ई एंड आई में विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100% की वैल्यू अगर 14,400 है, तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 144 आएगी। इसका मतलब मुझे अगर कौन सा ऐसा परसेंट ले लूँ जिसका इमीडिएट मल्टीप्लाई करने आ जाए 7, तो मैं कहता हूँ कि 17 होगा। कितना, इसको मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 17% की जो वैल्यू आएगी वो 144 गुणे क्या हो जाएगी 17। 17 चौको 68 के 8 हासिल 6, 17 चौको 68 2 70 है ना, 70 4 74 के 4 हासिल 7, 17 कम 17 3 20 4 24, कितना हो जाएगा 24 48। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा ई एंड टी डिपार्टमेंट के लिए यही वाला डेटा है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं भाई। वो ये कह रहा है कि तीन संख्याएं 19, 21, 23 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 841 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर जो कुछ भी होगा वो 4 यूनिट के फॉर्म में होगा, मतलब मल्टीपल 4 होगा। तो 4 से ये नहीं कटेगा और 4 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये और ये तो आंसर बन सकता है। लेकिन कह रहा है कि तीसरी संख्या के 3 गुना, 23 तियां 69, और पहली और दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर तो 20 20 40। तो इसको जब मैं करूँगा तो 40 20 60 मतलब 29 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना है 841 है। और आपको पता है कितनी बार जाएगा, 29 बार जाएगा। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है, ठीक है ना। तो कह रहा मुझे अंतर बताना है, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू मुझे बताना है। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 4 गुणे क्या हो जाएगी 29, और 29 दूना 58 दूना कितना हो जाता है 116। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 और 185 है ना। इसका मतलब पदों की संख्या, हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर बात करें तो n बाई क्या होता है 2 होता है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। यहीं पे अगर बात करें पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 151 है, ठीक है ना। तो a जो है वो पहला पद है 175 है, ठीक है ना। और अगर यहीं पे बात करें 3 पद हैं, है ना, प्रथम और तीसरे, तो 175 है और 185 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना 10 है ना, और बीच में गैप कितना 2 का है। तो 10 2 पंचे 10 मतलब 5 का गैप है। तो यहाँ कहूँगा कि ये कितना बनेगा 180, 5 5 का है। तो जो कॉमन डिफरेंस बेटा है वो कितने का है, वो 5 का है। तो आपको n मिल गया, a मिल गया और d मिल गया, बस आप निकाल लेंगे पदों की संख्या, ठीक है ना। तो Sn बराबर क्या लिखेंगे, तो 151 बटे का 2 करेंगे, 151 का 2 करेंगे, ठीक है ना। 2a 2 गुणे क्या करेंगे 175 प्लस 151 माइनस 1 क्या हो जाएगा 150 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5 है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा और ये 75 कट जाएगा। समझो मेरी बात को, तो 151 ये लिखूंगा गुणे 75, इसको 175 क्या करूँगा 175 प्लस
इसको 75 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 50 25 के 5 और 5 से 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 375। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 151 गुणे 300 400 और 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 550। और 550 मतलब 55 आ गया। 55 आया तो 11 है एक मल्टीपल, 11 पचे 55। मैं कहूँगा कि आंसर जो कुछ भी होगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 151 गुणे 11 गुणे 50 लिख सकते हो ना, 11 गुणे। मैं कहता हूँ कि आंसर जो कुछ भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर लो, ऐसा तो नहीं एक ही ऑप्शन है। तो मैं चेक करता हूँ 8 और 5 4 9, ये नहीं है। ये वाला देखो 8 5 3 8, ये तो है, क्योंकि अगर अल्टरनेट डिजिट का सम और मतलब सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 11 11 का मल्टीपल है तो नंबर 11 से कटेगा। अल्टरनेट डिजिट का सम 8 0 5 1 6, ये भी नहीं है। 8 5 2 7, ये भी नहीं है। सो मैं कहूँगा कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आप गुणा करके देख लीजिए अगर करना है, पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है बस। ठीक है ना, आगे चलते हैं। करा है कि x किसी कार को 153 दिनों में कर सकता है, y 255 दिनों में कर सकता है और z उस कार को 340 दिनों में कर सकता है। यदि x, y और z एक साथ कार करते हैं तो कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो मैं कहूँगा x, y और z। तो 153, 255 और 340 हैं। ठीक है ना। ये क्या है? ये दिन है। आपको पता है कि दिन और क्षमता का अनुपात कैसा होता है? उल्टा होता है। दिन और क्षमता का अनुपात कैसा उल्टा है? उल्टा होता है। तो कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। अगर हम इसको ऐसा ना लिखें तो हमें एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। किससे? 153, 255 और 340 से। 17 से कटेगा, 17 9 153, 17 15, हाँ ठीक है। तो 17 9 153, 17 15 और 17 दुनाई मतलब 20 हो जाएगा। तो ये अनुपात हो गया किसका? ये इनके दिन का अनुपात है। तो जब क्षमता का अनुपात हम निकालेंगे ना यहाँ पे बेटा, तो 1/9, 1/15, 1/20, 15 9 15 20 का एलसीएम जो आएगा 180 आ जाएगा। कैसे? आप जो नंबर लिखा है ना, सबसे बड़ा नंबर 20 है। 20 का पहाड़ा पढ़ो। 20 दूना 40, 20 3 60, 20 5 100, 20 6 120, 2 7 14 140, 2 8 16 160, 2 9 18 180, मतलब कि इसके पहाड़े में आता है। मतलब 180 के पहाड़े, 180 20 के भी पहाड़े में, 15 के भी पहाड़े में और 9 के पहाड़े में आता है। तो 180 को 9 दूनी 18 मतलब 20 और 15 12 180 और 2 9 18 180, मतलब उनकी क्षमता का अनुपात ये आ जाएगा। और आप जानते हैं कि दिन गुणे क्षमता करेंगे तो क्या आता है? कुल वर्क आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जो कुल काम है ना, कुल काम कितना आ जाएगा बेटा? कुल काम जो होगा कि 153 गुणे 20। ठीक है ना। और उनकी क्षमता करा कि तो x, y और z एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कार्य उन्हें कितने दिन में समाप्त होगा? तो तीनों लोग मिलकर करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे क्या निकल आएगा? दिन 20 20 40 41 हो जाएगा, 41 आएगा ना। तो 153, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 है ना। मतलब 2 3 6, 2 5 10 के 0 और 2 1 2 1 3, 3060 आ जाएगा। और कितना? 41। तो आप यहाँ से ऑप्शन से जाइए, इसको सॉल्व मत करिए। कैसे? कि आप ये देखिए कि जो भी सही बटन में लिखा लास्ट में यूनिट 0 आएगा। तो 0 आए, 1 1 कम 1 6 1 7, ये नहीं हो सकता। और 2 1 कम 2 6 8, यहाँ पे यूनिट 8 आएगा, ये नहीं हो सकता। आप कहोगे 4 1 कम 4 और 6 10, यहाँ पे 0 आएगा। और 6 कम 6 6 12, यहाँ नहीं आएगा। मतलब सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मतलब कहने कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये लिखा जो 74 लिखा है ना, 74 सही 74 गुणे 26, ऐसे नहीं लिखो, 74 सही 26/41 लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि 4 1 कम 4 और प्लस 6 करोगे तो यूनिट 0 आएगा। एक यहाँ पे 0 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं कि ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 खर्च किए। ए फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने इसे 30% लाभ पर 6864 रुपये का बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बेटा। तो कह रहा है कि ए एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि ए और बी यहाँ पे दे रखा। चाहो तो आप चाहे जैसे कर लो, क्योंकि 1170 और 2340 का मतलब कि मल्टीपल में है। 1170 दूना 2340 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए और बी, अगर ए 1170 दिन में काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर 2340 दिन में काम करेंगे। ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2340 आएगा।
तो यहाँ पे कितना 2 बार जाएगा और यहाँ पे 1 बार जाएगा। कह रहा है एक साथ करते हुए वो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुल कार्य यही हुआ। ये क्या होगा, जब एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, कुल कार्य मिल जाता है। तो मैं 2 1 3, तो 3 सते 21, 2 23, 3 8 24, मतलब कि दोनों मिलकर 780 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। क्लियर है बात। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि 18% की छूट पर किसी मेज का विक्रय मूल्य 18,860 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं कहता हूं कि यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं कह दूं कि वस्तु की जो एमआरपी है, मतलब अंकित मूल्य है, वो अगर वो 100 है तो वस्तु की सीपी कितनी है बेटा, जरा बताओ। तो आप कहेंगे जो वस्तु की सीपी है ना, वो अंकित मूल्य का 60%, इसका मतलब 60 है। ठीक है ना। 18% की छूट के बाद किसी मेज को 1860 में बेचा गया, इसका मतलब है कि इस पे 18% डिस्काउंट दिया गया। 18% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 82 में वस्तु बेची गई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 82 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, जो 82 यूनिट की वैल्यू है ना, वो कितनी है। तो आप कहेंगे 18,860 है। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, 60 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है। तो 60 की वैल्यू जब हम बताएंगे तो कहेंगे 18,860 बटे 82 गुणे किसके, 60 के। ठीक है ना। तो किसका पहाड़ा पड़ेगा, हम बस यहीं से हम कट कर देंगे और सीधे आंसर बता देंगे। देखो इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। कितनी बार जाएगा, 41 से कटेगा क्या, 41 से कटेगा क्या, 82 का ले लें, 8 दूनी 16, 160, 164 है ना। 2 बार लेके जाऊँ मैं क्या, चलो। तो 80 दूना 160, 4 64, 64 6 70, तो 16 4 20 4 24, 264 कितना हो जाएगा, 264, 264, तो 8 त्रिक 24 है ना। ठीक है। मतलब 82 यूनिट की वैल्यू जो है ना, 18% डिस्काउंट दिया है तो 82 8 90 10 100। ठीक, 82 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 18,860 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे 60 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो क्रय मूल्य कितना है, 60 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो यही हिसाब, चलो ठीक है, 2 41 कर देता हूँ और मैं कहूँगा कि 2 9 18, 2 चौको 8, 2 3 6, ये हो गया। 41 का क्या होता है कि ये चला जाएगा, 41 दूना 82 और 8 4 12, 41 3, 41 दूना 82, 41 3 230 बार गया। तो 6 तरीक 0 लगाएंगे 2, और 6 तरीक 18 के 8, और 6 दूनी 12, और एक कितना हो जाएगा 13, 13,800 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब जब यहाँ पे आपको लंबा नंबर आ गया, बड़ा नंबर आ गया, तो टेबल अगर नहीं समझ में आ रही तो सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, 2 से कट कर लिया तो समझ में आ गया। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सर्वेक्षण के तहत कुछ महीनों के दौरान कितने सैनिटाइजर्स की बिक्री हुई। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आरेख कुछ महीनों में सैनिटाइजर की बिक्री दर्शाता है। तो देखो ये सब क्या है ना, कुछ महीनों में बिक्री दर्शा रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, कुछ महीनों के दौरान सैनिटाइजर की बिक्री हुई, तो भाई यही बिक्री हुई है ना कुछ महीनों के दौरान। तो देखिए आप सबका ऑप्शन क्या है, अलग अलग, मतलब ऑप्शन की यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो बस मैं एक एक डिजिट जोड़, 2 6 8 9 8 17, 17 3 भी 21, 21 2 23, 23 4 27 के साथ। तो आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर्स जुलाई महीने में बिके सैनिटाइजर्स का लगभग कितने % है। अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर, ध्यान दीजिए, अगस्त महीने में कितने सैनिटाइजर बिके, 406, और जुलाई महीने में कितने बिके, 512, यही पूछा है। तो अगस्त महीने में बिके सैनिटाइजर, जुलाई महीने में बिके सैनिटाइजर्स का कितना, लगभग कितने % है। तो 412, 512 का 406 कितना % है, यही तो पूछा है, 512। मैं इस सवाल को वहीं पे कर दूं क्या, ये पूछा है कि जो अगस्त महीने में बिके हैं, जुलाई महीने का कितना बिके हैं, उनका कितना % होगा, है ना। तो जुलाई में कितना बिका है, 512, 512 का कितना % है, 406। तो % जब आप निकालोगे बेटा, 2 बातें हैं, एक बात मेरी समझिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ 406 ही है। तो अगस्त में कितना बिका, 406, और जुलाई में कितना बिका, 512, देख लो। हाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। आप इनका % निकालोगे, जब मैं कहता हूँ 100% की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 100% की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ कहेंगे सर आपसे कि 512 है, ठीक है ना, 512 है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 5.1 होगी, या
10% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 51.2 होगी, है ना। तो 5 अठे 40, कितनी बार है, 10% की वैल्यू होगी। मतलब आप कह सकते हो कि 10% की वैल्यू जो है वह 51.2 है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि मुझे कितना 406 का निकालना है, तो 5 अठे 40, कितना 8 बार अगर मैं लेकर जाऊंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16 के 6 और 8 एकम 8 और 1 9 8 5 40, 409 दशमलव समथिंग आ जाएगा और इधर 80% आएगा। तो मतलब जस्ट आपका क्या होगा बेटा, 80 से छोटा जस्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करो, आएगा यही, ठीक है ना। ये तरीका है, अब इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या आप बात समझ पा रहे हैं हमारी कि नहीं, बताओ भाई। हाँ, चलते हैं अगले सवाल तरफ आते हैं। करा कि 63, 78, 94, 74 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 63, 78, तो देखो 9 से विभाजित होने के लिए किसी दी गई संख्या के अंकों का सम 9 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ से 6 3 9 ऐसे कट करेंगे और ये 9, मैं कहूँगा 8 7 15 और नहीं 7 7 14 4 18 8 4 12, मतलब 12 बचा है। अगर मैं 3 घटा दूं तो किससे कट जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब किससे कटे, 9 से कट जाएगा। मतलब 3 घटाने पर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब किसी भी दी गई संख्याएं अगर हैं तो वो 9 से आप या तो कैंसिल कर लो 9 का पेयर बनाकर, ठीक है, या तो दी गई संख्याओं के अंकों का सम 9 से भाज्य है तो हो जाएगा। आप जोड़ोगे तो इसका जोड़ जो आएगा आप देखिए क्या आ जाएगा, 6 3 9 7 16 4 20 24 24 6 30 3 33 33 4 37 37 3 41 41 7 41 7 कितना हो जाएगा, 48 48। तो आप जानते हैं कि 9 पीछे 45, तो मैं 3 अगर घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा, जो 9 से कटेगा। तो वही 3 आपसे यहाँ से पूछा है। बताओ, सवाल है कि रीजनिंग का सवाल आ गया, वो भी कैलेंडर का, कि यदि 8 जून 2037 को रविवार है तो 8 जून 2036 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है कि 37 का दिन रविवार है तो एक दिन क्या पूछे, एक साल पीछे पूछ रहा है। और आप जानते हैं कि एक दिन माइनस हो जाएगा, क्या होगा, एक दिन माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, शनिवार आ जाएगा। क्या है, रविवार है तो रविवार से एक दिन पीछे क्या होगा, शनिवार आ जाएगा। 8 जून 2037 को अगर रविवार है तो 8 जून 2036 को क्या होगा, सप्ताह का जो लास्ट दिन, मतलब जो दिन होगा वो क्या होगा बेटा, शनिवार। क्योंकि पूरे एक साल का गैप है। आगे चलते हैं कि जब धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। आप यहाँ समझिएगा कि जब संख्या n है उसको मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कराए संख्या 26n को, मतलब संख्या में 26 से गुणा कर दिया गया। तो याद रखो कि कह रहा है कि उसी भाजक द्वारा, मतलब 13 से ही भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो मैंने संख्या के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, संख्या में 26 से मल्टीप्लाई किया, तो शेषफल में भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 13 दूनी 26, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की मेरी पहली क्लास थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा। मैंने प्रैक्टिस सेट में जैसे आपके पेपर में सवाल आते हैं मैंने सवालों को रखा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।